साथियों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फेमस एलिजीज़ के बारे में। और ये जो फेमस एलिजीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इनमें से कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो कि हमारे सिलेबस में भी लगी हुई हैं, जिनको हमें देख कर ही जाना है, अर्थात तैयार करके ही जाना है। मैं बता देता हूँ, जैसे एडोनिस को तैयार करना है, इन मेमोरियम को तैयार करना है, थायराइसिस को तैयार करना है, लैसिडस को तैयार करना है। लैसिडस के ऊपर मैं पहले भी एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। इसके बाद में कुछ और एलिजीज़ हैं जिनको खाली देख करके जाना है, लेकिन अगर हमारे टीजीटी पीजीटी के एग्ज़ाम में अगर कहीं से पूछा जाएगा तो एडोनिस, इन मेमोरियम, थायराइसिस और लैसिडस से पूछा जाएगा, क्योंकि यही हमारे सिलेबस में है। बाकी एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड और रग्बी चैपल, इतनी एलिजीज़ को हम लोग इस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं आज हम लोग। सबसे पहले एलिजी हमारी कौन सी है? एस्ट्रोफेल है। अगर हम एस्ट्रोफेल की बात करते हैं तो ये कब पब्लिश हुई थी? 1595 में दोस्तों। ये एलिजी किसके द्वारा लिखी गई? एडमंड स्पेंसर के द्वारा लिखी गई। ऑन द डेथ ऑफ सर फिलिप सिडनी, और किसकी मृत्यु से दुखी होकर के एडमंड स्पेंसर ने इस एलिजी को लिखा? सर फिलिप सिडनी की मृत्यु से दुखी होकर के। तो किसको ट्रिब्यूट देने के लिए? सर फिलिप सिडनी को श्रद्धांजलि देने के लिए उन्होंने इस एलिजी की, इस शोक गीत की रचना की। अब बात डेडिकेटेड, लेकिन ये डेडिकेट किसको की गई? तो डेडिकेट ये जो एलिजी थी, ये शोक गीत किसको एडमंड स्पेंसर ने डेडिकेट किया था? तो सर फिलिप सिडनी की वाइफ, ओके, जो कि काउंटर्स ऑफ एसेक्स कहलाती हैं, ओके, उनके लिए उनको डेडिकेट किया, यानी कि सर फिलिप सिडनी की वाइफ के लिए इस एस्ट्रोफेल को डेडिकेट किया गया है। दोस्तों, एस्ट्रोफेल के बारे में दूसरा पॉइंट क्या है? ये एक पास्चरल एलिजी अपॉन द डेथ ऑफ द मोस्ट नॉवेल, ये इनकी विशेषता है सर फिलिप सिडनी की, यानी कि मोस्ट नॉवेल एंड वैलरस नाइट। मोस्ट नॉवेल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ, यानी कि श्रेष्ठतम, और वैलरस नाइट का मतलब होता है बहुत ज़्यादा वीर योद्धा। ओके, कि कौन किसके लिए ये एडजेक्टिव के यूज किया गया है? तो सर फिलिप सिडनी के लिए। इज अ पोइम, लेकिन ये जो पोइम है वो लिखी किसके द्वारा गई है? बाय द इंग्लिश पोइट एडमंड स्पेंसर के द्वारा। किसके लिए? मोस्ट नॉवेल एंड वल्रस नाइट सर फिलिप सिडनी के लिए। क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे, इट इज़ अ स्पेंसर ट्रिब्यूट। ये स्पेंसर ने ये श्रद्धांजलि दी थी टू द मेमोरी, याद में, ऑफ सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी की याद में। या भी हम ये भी कह सकते हैं कि सर फिलिप सिडनी की मृत्यु से दुखी होकर के। हु हैड डाइड, जो मर गए थे, यानी कि सर फिलिप सिडनी की मृत्यु कब हुई थी? 1586 में। एंड वाज, और ये पोएम डेडिकेटेड है टू दी मोस्ट ब्यूटीफुल एंड वर्चुअस लेडी, बहुत ज़्यादा सुंदर और वर्चुअस लेडी, द काउंटेस ऑफ एसेक्स। ओके, किसके लिए? फ्रांसिस, उनका नाम भी यहाँ पर दे रखा है, फ्रांसिस वेलसिंघम, जो कि कौन थी? सर फिलिप सिडनी की विडो थी दोस्तों। और ये पोइम, ये जो एलिजी है, शोक गीत है, वो कितनी लाइंस की है? 340 लाइंस इसमें कंसिस्ट हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। अब सेकंड एलिजी जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और इस एलिजी को आपको अच्छे से देख करके जाना है, क्योंकि ये एलिजी जो है हमारे सिलेबस में भी है। जॉन, जिनकी मृत्यु पर ये एलिजी लिखी गई, वो भी हमारे सिलेबस में, और जिसने लिखी है पर्सी बिसी शैली, यानी कि पीबी शैली, वो भी हमारे सिलेबस में है। इसलिए ये एलिजी हमारी इम्पॉर्टेंट है टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए दोस्तों। चलो हम लोग देख लेते हैं एन एलिजी। ये जो एलिजी है ऑन द डेथ ऑफ जॉन कीट, किनकी मृत्यु पर लिखी गई ये एलिजी है? जॉन कीट की मृत्यु पर लिखी गई ये एलिजी है। और जॉन कीट के बारे में थोड़ी सी विशेषता बताएगी। जॉन कीट को एडेमियन पोइट भी कहा जाता है, लेखक कहा जाता है, या हेपेरियन पोइट भी कहा जाता है। कभी कभी अगर आ जाए तो हेपेरियन शब्द किसके लिए यूज किया गया? जॉन कीट के लिए। एडेमियन शब्द भी किसके लिए यूज किया जाता है? वो भी जॉन कीट के लिए। तो जॉन कीट की मृत्यु से दुखी होकर के इस पास्चरल एलिजी को लिखा किसने? पर्सी बिसी शैली ने। ठीक है, इतना क्लियर हो गया।
तो क्या क्लियर हुआ? एक तो ये कि एडोनिस हमारी कब लिखी गई, 1821 में, ये चीज़ याद रखना है। दूसरा, एडोनिस कैसी एलेजी है, तो ये एक पोस्चरल एलेजी है। किसकी मृत्यु पर लिखी गई? जॉन कीट की मृत्यु पर लिखी गई। किसने लिखी? तो पर्सी बिशी शैली ने लिखी। ठीक है, कब लिखी ये तो मैं बता ही चुका हूँ, 1821 में। वाइडली रिगार्डेड, जो कि बहुत ज़्यादा जानी जाती है एज वन ऑफ शैलीज बेस्ट एंड बेस्ट नोन वर्क माना जाता है ये। और ये पीवी शैली का जो है बहुत ही अच्छा प्यारा सुंदर वर्क जो है वो माना जाता है। इसके बाद में हम इसके बारे में एक चीज़ और बता देते हैं कि दी पोइम, ये जो कविता है एडोनिस, विच जिसमें इज मीन्स है इन कितनी, 495 लाइन्स, यानी कि 495 लाइन है इस कविता में। और ये जो कविता है वो 55 स्पेंसेरियन स्टेंजाज में डिवाइड है। इतना क्लियर हो गया? तो देखो सारी चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से क्लियर हो जानी चाहिए जितना मैं बता रहा हूँ। ये जो कविता है एडोनिस, वो सबसे पहले इसमें लाइनें कितनी हैं कभी कभी पूछ लेंगे, तो आपको याद रखना है 495 लाइनें हैं। एक चीज़ और याद बनाए रखना है कि इसमें टोटल कितने स्टेंजा हैं, तो 55 स्पेंसेरियन स्टेंजा हैं। और इसके बाद में बाज कंपोज्ड, इसकी रचना की गई इन द स्प्रिंग, स्प्रिंग में, स्प्रिंग के टाइम में इसकी रचना की गई। और कब? 1821 में। वो तो मैं शुरुआत में ही आपको बता चुका हूँ। इमीडिएटली, तुरंत ही आफ्टर 11 अप्रैल व्हेन शैली हियर्ड, जब शैली ने ये सुना, ऑफ कीट्स डेथ, यानी कि जॉन कीट की मृत्यु के बारे में जब उन्होंने 11 अप्रैल को सुना, 7 वीक्स अर्लियर, ओके, तभी जैसे ही पीबी शैली ने जॉन कीट की मृत्यु के बारे में सुना, वैसे ही जो है पीबी शैली ने इनकी मृत्यु से दुखी होकर के इस कविता की रचना कर डाली। इट वाज पब्लिश्ड, और ये पब्लिश किसके द्वारा करवाई गई थी? तो चार्ल्स ऑलियर के द्वारा इसको पब्लिश करवाया गया था जुलाई 1821 में दोस्तों। और ये कैसी एलेजी है? एक पोस्चरल एलेजी है, ये भी ध्यान रखिएगा। साथियों, अब हम बात करेंगे थर्ड एलेजी की। अगर थर्ड एलेजी हमारी इम्पॉर्टेंट क्यों है इन मेमोरियम? इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये हमारे पीजीटी के सिलेबस में भी लगी हुई है, इसलिए हमको इसे बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है। और इसके जहाँ जहाँ से भी जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस हर एक पॉइंट को हम क्लियर करेंगे। इन मेमोरियम में 1850 में इसको पब्लिश करवाया गया। और इसका ओरिजिनल टाइटल इन मेमोरियम का क्या है? द बे ऑफ द सोल है दोस्तों। इन मेमोरियम का पूरा नाम है इन मेमोरियम AHH। अब इसमें ए क्या है? आर्थर हेनरी हेलम। आर्थर हेनरी हेलम का शॉर्ट फॉर्म यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। और एक बात मैं बता दूं कि जो इन मेमोरियम है वो आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु से दुखी होकर ही अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इसको लिखा था। तो हम ये कह सकते हैं इन मेमोरियम आर्थर हेनरी हेलम इज अ पोएम, एक क्या है? कविता है। और पूरी कविता का नाम क्या है? इन मेमोरियम AHH बाय द ब्रिटिश पोइट अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा इसको लिखा गया। और इसको पब्लिश कब कराया गया? 1850 में। दूसरी पॉइंट हमको ये समझना है कि रिटन ऑन द डेथ ऑफ, एक किसकी मृत्यु से दुखी होकर के अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस एलेजी की, इस शोक गीत की रचना की? तो आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु से दुखी होकर के। आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु कब हुई? डाइड एट एन अर्ली एज, ये बहुत ही शुरुआती अवस्था में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। शुरुआती अवस्था से मतलब 22 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हो गई। कब? 1833 में। अब यहाँ पर सोचने वाली बात यह है कि आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु तो 1833 में हुई, फिर अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस शोक गीत की रचना 1850 में इसको क्यों पब्लिश करवाया गया इन मेमोरियम को? तो दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिएगा कि आर्थर हेनरी हेलम का जो जन्म हुआ था वो 1811 को हुआ था, ठीक है, 1 फरवरी 1811 को। और इनकी मृत्यु हो गई थी 15 सितंबर 1833 को। कब? 1833 को। यानी कि टोटल ये 22 वर्ष जिए। 22 वर्ष की अवस्था में इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई 1833 में। जब इनकी 1833 में आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु हुई, तब जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने इस एलेजी को अपने कॉलेज फ्रेंड, ये जो इन मेमोरियम है, इसको अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने अपने एक कॉलेज फ्रेंड थे कैम्ब्रिज से ही,
ओके, जिनका नाम था मैं बता देता हूँ, आर्थर हेनरी हेलम, जिसको हम डिस्कस भी कर चुके हैं। इनकी मृत्यु से दुखी होकर के लिखी है। आर्थर हेनरी हेलम की मृत्यु जो हुई थी वो मस्तिष्क में रक्तस्राव के कारण 1833 में वियना में हो गई थी। तो इनके दोस्त हेलम की मृत्यु 1833 की हुई। उसके अगली साल 1834 से अपने दोस्त हेलम को श्रद्धांजलि देने के लिए इन मेमोरियम को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखना शुरू किया और इस एलेजी को 1849 में लिख करके कंप्लीट किया। सोचिए, इस एलेजी को लिखना कब से शुरू किया? 1834 से। 33 में उधर मृत्यु हुई थी आर्थर हेनरी हेलम की। 34 से इन्होंने उनको श्रद्धांजलि देने के लिए इन मेमोरियम को लिखना शुरू करा। 1849 में इसको कंप्लीट करा पाए और फिर इस एलेजी को लिखने में कितने साल लग गए? 17 साल लग गए कम से कम। कितने लग गए? 17 साल। याद रहेगा डिफरेंस। 33 में मृत्यु हुई, 34 में लिखना शुरू करा, 49 में कंप्लीट किया। इस एलेजी को लिखने में कितना? 17 साल का समय लगा और फाइनली 1850 में इस एलेजी को पब्लिश करवाया गया। तो आपको जो डेट याद रखना है वो ये याद रखना है, 1850 में एलेजी को यानी कि इन मेमोरियम को पब्लिश करवाया गया दोस्तों। क्लियर है? और ये ख़ास बात ये है कि इस पोएम में जो ये एलेजी थी इन मेमोरियम, वो क्वीन विक्टोरिया की फेवरेट एलेजी थी, बहुत ज़्यादा फेवरेट थी। तो इतना क्लियर हो गया, यानी कि ये पॉइंट भी आपको शायद क्लियर हो गया होगा अब तो। अब अगला पॉइंट नेक्स्ट क्या है? इन मेमोरियम की अगर हम बात करते हैं तो 1850 में ट्रिब्यूट देने के लिए लिखा गया। ट्रिब्यूट का मतलब होता है श्रद्धांजलि देने के लिए। टू ऑथर, एक आर्थर हेनरी हेलम को, नॉट ऑथर, माफ़ करिएगा, आर्थर हेनरी हेलम जो कि कैम्ब्रिज से ही दोस्त थे, हु डाइड, जिनकी मृत्यु हो जाती है सडनली, अचानक ही, ऑफ आ सेरिब्रल हैमरेज से। सेरिब्रल हैमरेज क्या होता है दोस्तों? मस्तिष्क में रक्तस्राव को इंग्लिश में सेरिब्रल हैमरेज कहते हैं। इन वियना, मृत्यु कहाँ हुई थी? वियना में। कब हुई थी? 1833 में। क्लियर हो गया इस एलेजी के बारे में। नेक्स्ट पास्टोरल एलेजी हमारी कौन सी है? थायरसिस। अब हम थायरसिस को डिस्कस करेंगे। अगर थायरसिस की बात करते हैं तो ये कब लिखी गई और पब्लिश कब हुई, दोनों चीज़ों को अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर 1866 कर लीजिएगा, लेकिन कहीं कहीं पर 1867 भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, बट 1866 ज़्यादा जगह पर। हमने रंजीत सिंह को भी देखा तो वहाँ पर भी 1866 ही है। हमने गूगल पर भी इसको देखा जा करके तो वहाँ पर भी 1866 है दोस्तों। तो यहाँ पर 1866। दूसरा हम बात करते हैं कि थायरसिस जो है वो एक पास्टोरल एलेजी है और ये दिसंबर 1865 में लिखी गई। लिखी कब गई थी? दिसंबर 1865 में। और पहली बार ये पब्लिश हुई थी 1866 में। कब? 1866 में। और ये कौन सी मैगजीन में सबसे पहली बार पब्लिश हुई थी? तो उस मैगजीन का नाम था मैकमिलन मैगजीन। तो मैकमिलन मैगजीन में मैं लिख देता हूँ मैगजीन का नाम, जिस मैगजीन में इसको पब्लिश हुआ था, MACMILLAN, ओके, मैकमिलन मैगजीन में इसको पहली बार 1866 में पब्लिश करवाया गया और लिखा गया था इस एलेजी को, थायरसिस को, 1865 में। किसने लिखा? लिखा किसने इसको? मैथ्यू आर्नल्ड ने लिखा। किसकी मृत्यु से दुखी होकर के इस शोक गीत की रचना की गई थी? तो ये इनके एक दोस्त थे मैथ्यू आर्नल्ड के, और उनका नाम था आर्थर ह्यू क्लॉग। यानी कि आर्थर ह्यू क्लॉग की मृत्यु से दुखी होकर के मैथ्यू आर्नल्ड ने थायरसिस शोक गीत यानी कि पास्टोरल एलेजी की रचना की। और ये हमको ध्यान क्यों बनाए रखना है? इसलिए ध्यान बनाए रखना है क्योंकि हमारे सिलेबस, पीजीटी के सिलेबस में मैथ्यू आर्नल्ड लगे हुए हैं। मैथ्यू आर्नल्ड की एक और आएगी बहुत ही अच्छी एलेजी है, रग्बी चैपल, 1867 में। ठीक है, अपने पिता के ऊपर इन्होंने लिखी थी, तो उसको भी हम इसी वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। जितनी भी इम्पॉर्टेंट हमारी एलेजी हैं उन सभी इम्पॉर्टेंट एलेजीज को एक ही वीडियो में हम फिनिश कर देंगे।
अब दूसरा पॉइंट इसके बारे में हमको, तो एक चीज़ हमको क्लियर हो गई कि थायरसिस के बारे में कब लिखी गई, पब्लिश कब हुई, कौन सी मैगजीन में पब्लिश हुई, लिखी किसने और किसकी मृत्यु पर लिखी गई। ठीक है, दूसरी चीज़ यहाँ पर समझिएगा, अगर हम क्लॉक की बात करते हैं इन दिस पोइम, इस कविता में ये क्लॉक कौन है, तो इनको पोर्ट्रेट किया गया। पोर्ट्रेट का मतलब होता है चित्रित किया गया, दर्शाया गया, डिपिक्ट किया गया, किस नाम से, थायरसिस नाम से। तो हम अगर आपसे ये पूछें कि मैथ्यू आर्नल्ड ने जो इस एलेजी का टाइटल थायरसिस दिया है वो किसको दिया है, तो अपने दोस्त ह्यू क्लॉक के लिए थायरसिस बोला है इस पोएम में। क्लियर हो गया। और थायरसिस क्या है, शेफर्ड पोइट के रूप में इनको डिपिक्ट किया है दोस्तों। तीसरा पॉइंट इसमें याद बनाए रखना है, ये जो ही यूज हुआ है यहाँ पर वो किसके लिए यूज हुआ है, इनके दोस्त के लिए, आर्थर ह्यू क्लॉक के लिए, ओके, थायरसिस के लिए। जो आर्थर ह्यू क्लॉक थे मैथ्यू आर्नल्ड के दोस्त, उनका मृत्यु जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, फ्लोरेंस में हुआ था। कब हुआ था, 13 नवंबर को 1861 में। और उस समय इनकी एज कितनी थी, ओनली 42 ईयर्स। यानी कि हम कह सकते हैं कि आर्थर ह्यूज क्लॉक की मृत्यु 42 वर्ष की अवस्था में नवंबर 1861 को हो गई। तो क्लियर हो गया। थायरसिस कैसी है, एक पास्टोरल एलेजी है। कब लिखी गई, 1865 में लिखी गई। किसकी मृत्यु पर, टू हिज फ्रेंड आर्थर ह्यू क्लॉक के लिए। ठीक है, पब्लिश कब हुई थी, 1866 में। कौन सी मैगजीन में, तो मैकमिलन मैगजीन में इसको पब्लिश करवाया गया था। क्लियर है। अब 1865 में इसको लिखा, 66 में पब्लिश हुई। और जिस लेखक की मृत्यु से दुखी होकर के इस शोक गीत की रचना हुई, उसकी मृत्यु जो हुई थी वो 1861 में हुई। थायरसिस वाज अ शेफर्ड इन वर्जिल्स सेवेंथ। इक्लॉग का मतलब होता है दोस्तों एकांतवास। इनका जो सेवेंथ एकांतवास था वर्जिल का, वहाँ से थायरसिस को लिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। थायरसिस में टोटल लाइनें कितनी हैं, 240 लाइन्स, 240 लाइन की एक लंबी पोइम है ये, ध्यान रखिएगा। एलेजी है थायरसिस। अब 240 लाइनें डिवाइडेड हैं, बटी हुई हैं इनटू 24, यानी कि 24 स्टेंजा में। तो हम कह सकते हैं टोटल लाइनें कितनी हैं, 240, स्टेंजा कितने हैं, 24। तो प्रत्येक स्टेंजा कितनी लाइन का हुआ, 10 लाइन्स का, यानी कि 10 लाइन्स इन ईच स्टेंजा। क्लियर है। तभी तो कितनी हो जाएंगी, 240 लाइनें हो जाएंगी। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑल द लाइन्स आर इन आइम्बिक पेंटामीटर। और जो सभी लाइनें इस पोएम की हैं वो काय में लिखी गई, आइम्बिक पेंटामीटर में लिखी गई हैं। दूसरा, थायरसिस इज सेट। ये थायरसिस कहाँ सेट किया गया इसको, तो इन द कंट्री साइड। कंट्री साइड अराउंड का मतलब होता है कि ग्रामीण इलाकों में। थायरसिस की जो सेटिंग है वो कहाँ की है, कंट्री साइड की है, ग्रामीण इलाकों की है। ओके, अराउंड ऑक्सफोर्ड। ऑक्सफोर्ड के चारों ओर जो ग्रामीण इलाके थे उसकी पूरा वहाँ के चीज़ों को डिपिक्ट किया गया है इस पोएम के अंदर। उस चीज़ को क्या करा गया है, सेट किया गया है। तो इसकी सेटिंग थायरसिस की ध्यान रखिएगा, कंट्री साइड है। बेयर, जहाँ पर आर्नल्ड और जो ह्यू क्लॉक थे हैड टेकन मैनी वॉक इन हैप्पियर डेज। जहाँ पर जिन कंट्री साइड्स में, ग्रामीण इलाकों में दोनों लोगों ने, किसने, मैथ्यू आर्नल्ड और उनके दोस्त ह्यू क्लॉक ने हैप्पियर डेज व्यतीत किए। साथियों, नेक्स्ट हमारा जो पास्टोरल एलेजी है वो कौन सी, हमारी लैसिडस है। अगर हम लैसिडस की बात करते हैं तो लैसिडस को कब लिखा गया, 1637 ईस्वी में। किसके द्वारा लिखा गया, जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया। और ये किसकी मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन ने लैसिडस की रचना की, तो एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के जॉन मिल्टन ने इसकी रचना की। दोस्तों, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो भी बना चुका हूँ लैसिडस के ऊपर। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार जा कर के ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि उस वीडियो के अंत में हमने MCQs भी सेट किए हैं साथियों।
क्लियर हो गया। तो लैसिडस को यहाँ से समझिएगा अच्छे तरीके से। लैसिडस कब लिखी गई? 1637 में लिखी गई। पब्लिश कब करवाई गई? 1638 में, ठीक है। और इसको रीपब्लिश कब करवाया गया? 1645 में, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। तो हमने क्या समझाया आपको? हमने समझाया लिखा गया 1637 में, इसके बाद पब्लिश हुई थी 1638 में, और रीपब्लिश कब हुई? 1645 में दोस्तों। ये क्या है? एक पोस्टरल एलेजी है। कहीं कहीं आपको मोनोडी लिखा हुआ होगा। तो मोनोडी का मतलब होता है एक व्यक्ति के द्वारा गाया जाने वाला कोई गीत। तो चाहे पोस्टरल एलेजी लिखा हो या मोनोडी लिखा हो, कोई समस्या उसमें नहीं है, कोई इशू वाली बात नहीं है। तो पोस्टरल एलेजी या मोनोडी, जिसका नाम है लैसिडस, इज अ पोइम, एक कविता है। किसके द्वारा लिखी गई है? वो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, अब ये लिखी गई, रिटिन, लिखी गई मोन ओवर द डेथ ऑफ, यानी कि मोन ओवर द डेथ ऑफ का अर्थ होता है किसी की मृत्यु से दुखी होकर के। तो किसकी मृत्यु पर शोक प्रकट करने के लिए इस कविता को लिखा गया, इस पोस्टरल एलेजी को लिखा गया जॉन मिल्टन के द्वारा। तो किसकी मृत्यु से दुखी होकर के? जॉन मिल्टन ने एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के। तो कभी कभी इस तरीके से मोन ओवर द डेथ ऑफ करके लैंग्वेज लिखी होगी, या डेडिकेटेड टू करके लिखा होगा, ठीक है। दी मेमोरी, याद में, किसकी याद में? एडवर्ड किंग की याद में। कब लिखा? 1637 में। पब्लिश कब हुआ? 38 में। रीपब्लिश कब हुआ? 1645 में दोस्तों। दी पोइम, ये जो कविता है वो टोटल कितनी लाइंस की है? 193 लाइंस हैं इसमें, ओके। और ये इरेगुलरली राइम्ड। नेक्स्ट, ऑन एडवर्ड किंग की मृत्यु पर तो ये लिखी गई लैसिडस है। और ये एडवर्ड किंग दोस्त थे, फ्रेंड थे आप किसके? जॉन मिल्टन के। अब ये हु प्रोनाउन जो यूज हुआ, रिलेटिव प्रोनाउन, वो किसके लिए यूज हुआ? एडवर्ड किंग के लिए, जो वाज ड्राउन्ड, डूब गए थे, ऑन अ वॉयज, समुद्री यात्रा करते हुए, टू आयरलैंड, ओके, आयरलैंड के लिए, क्रॉसिंग फ्रॉम चेस्टर बे टू डबलिन दोस्तों। कहीं कहीं इस तरीके से भी आपको लिखा हुआ मिलेगा कि एडवर्ड किंग ड्राउन्ड इन आयरिश सी इन अगस्त 1637 नियर कोस्ट ऑफ वेल्स दोस्तों। क्लियर है। नेक्स्ट, अगर हम बात करेंगे तो अगला हमारा क्या है कि द नेम लैसिडस जो है वो टेकन फ्रॉम, लिया गया कहाँ से? ग्रीक हिस्ट्री से लिया गया। तो बस आपको ज़्यादा कुछ इसमें याद नहीं बनाए रखना है, इसमें सिर्फ याद इतना बनाए रखना है, लैसिडस को कब लिखा गया? 1637 में लिखा गया। किसने लिखा? जॉन मिल्टन ने लिखा। किसकी मृत्यु पर लिखा? एडवर्ड किंग की मृत्यु से दुखी होकर के इस शोक गीत की रचना की। रीपब्लिश, इसको पब्लिश कब करवाया गया? 1638 में पब्लिश करवाया गया। रीपब्लिश कब करवाया गया? तो 1645 में। और ये है क्या? एक पोस्टरल एलेजी है। बस इतना याद बनाए रखना है दोस्तों। अगला एलेजी हम कौन सी डिस्कस करेंगे? नेक्स्ट एलेजी है एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड। अब जो एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है वो कब लिखी गई? 1651 में लिखी गई। किसके द्वारा? थॉमस ग्रे के द्वारा। थॉमस ग्रे भी यहाँ पे से पढ़ सकते हो, थॉमस ग्रे या टॉमस ग्रे, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। तो एलेजी का मतलब होता है शोक गीत। रिटन मीन्स लिखी गई। इन मीन्स में अ कंट्री चर्चयार्ड, एक देहात के कब्रिस्तान में लिखी गई। कब लिखी गई? 1751 में, 1751 में। और किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस या टॉमस ग्रे के द्वारा। एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड इज अ पोइम, एक कविता है बाय टॉमस ग्रे के द्वारा, जिसको टॉमस ग्रे ने कंप्लीटेड किया था 1750 में। और इसको पहली बार इस एलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड को पब्लिश करवाया था 1751 में, यानी कि 1751 में। इट बिगिन, इसको शुरू किया था इन दी ग्रेवयार्ड। ग्रेवयार्ड का मतलब होता है कब्रिस्तान, ओके, ऑफ सेंट गिल पेरिस चर्च में, इन स्टोक पोक्स इन बकिंगमशायर, ओके, मे बी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड रिचर्ड बेस्ट। मे बी, एक किसकी मृत्यु पर दुखी होकर के?
टॉमस ग्रे ने इस कविता की रचना की? तो मे बी, नॉट श्योर, मे बी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज बेस्ट फ्रेंड रिचर्ड बेस्ट। बल्कि इन्होंने तो कॉमन तरीके से इस कविता की रचना की, मॉर्न ओवर द डेथ ऑफ अ पुअर विलेजर। उसमें जो दर्शाया गया है उस पोएम में कि जो पुअर विलेजर होते हैं, गरीब गांव वाले होते हैं, उनकी मृत्यु पर दुख प्रकट करने वाला कोई नहीं होता है। तो कवि इस कविता को लिख करके जो है वो उनकी मृत्यु पर शोक प्रकट करता है। अगला यहाँ पे कहाँ, स्टोक पोजेस में, ओके, सेंट गिल्स पेरिस चर्च में यहाँ पर लिख रहा है वो, ठीक है। और ये थोड़ा सा उसकी क्या है, बकिंगमशायर में लोकेशन है दोस्तों। क्लियर हो गया इतना। अब नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, रग्बी चैपल की बात करेंगे। 7th वाला जो रग्बी चैपल है वो भी मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखा गया है, रग्बी चैपल। और ये मैथ्यू अर्नाल्ड ने कब लिखी इस पास्टोरल एलिजी को? इसको लिखा था, ये नॉट पास्टोरल, पर्सनल एलिजी है, ओके। इसको इन्होंने कब लिखा था? तो 1867 में इसको लिखा है रग्बी चैपल को। एज एन एलिजी रिटन ऑन द डेथ ऑफ हिज फादर, इनके पिता डॉक्टर अर्नाल्ड जो थे उनकी मृत्यु से दुखी होकर के, थॉमस अर्नाल्ड जो थे उनकी मृत्यु से दुखी होकर के इन्होंने इस रग्बी चैपल को लिखा। तो क्लियर हो गया अब तो, रग्बी चैपल एलिजी किसके द्वारा लिखी गई? मैथ्यू अर्नाल्ड के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1867 में लिखी गई। कैसी एलिजी है? पर्सनल एलिजी है, ठीक है। और किसकी मृत्यु से दुखी होकर के इस शोक गीत को लिखा जाता है? तो द पोइट जो कवि होता है मोन्स द डेथ ऑफ हिज फादर, और फादर का नाम क्या होता है? टॉमस अर्नाल्ड या थॉमस अर्नाल्ड, हु वाज सो एनर्जेटिक, बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, एंड एथोस्टिक एंड सो एक्टिव। ये उनकी विशेषता है उनके पिता की। क्लियर है ना। तो अपने पिता की मृत्यु से दुखी होकर के उन्होंने एक पर्सनल एलिजी की रचना की जिसका नाम था रग्बी चैपल, और इसको पब्लिश करवाया 1867 में। किसने? मैथ्यू अर्नाल्ड ने। क्लियर हो गया इतना। इन थायरसिस, अगर हम थायरसिस की बात करें, आ ग्रेट पास्टोरल एलिजी है। ही मॉन्स ओवर द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड एंड ऑक्सफोर्ड कंपेनियन आर्थर ह्यू क्लॉग। और अर्नाल्ड की पर्सनल एलिजीज कौन सी है? थायरसिस एंड द रग्बी चैपल, ठीक है। ये इसके बारे में पॉइंट आप ध्यान रखोगे। इतना क्लियर हो गया। यहाँ तक तो कोई शायद दिक्कत नहीं होगी। और ये जो थे, अगर हम थायरसिस की बात करें, थोड़ा सा एक पॉइंट और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, नॉट थायरसिस, रग्बी चैपल के बारे में। जो रग्बी चैपल में इनके पिता जो थे डॉक्टर अर्नाल्ड, ओके, उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी भी मृत्यु 1842 में हुई थी, ध्यान रखिएगा। सोचो, उनकी मृत्यु 1842 में हुई और फिर इन्होंने इस कविता की रचना कब की? 1867 में, कितने दिनों बाद, ओके। डॉक्टर अर्नाल्ड ने भी एक बहुत ही फेमस बुक लिखी थी, आ हिस्ट्री ऑफ रोम, ध्यान रखिएगा। क्लियर है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत साथियों, ओके। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो जहाँ तक होगी हमारी, वो पीजीटी के एक राइटर हैं, ओके, उनके ऊपर डिस्कस करेंगे हम लोग, प्रिंस ऑफ इंग्लिश एसिस्ट चार्ल्स लैम्ब।